जय हिंद मेरे दोस्तों, आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बताएंगे आप लोगों के लिए कि अगले क्वेश्चन नंबर 13 पर हम छोड़ दिए थे, आज फिर उसी के साथ आगे क्वेश्चन हम करने वाले हैं और आई होप कि आप लोग अच्छे से देखते होंगे। और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत ही लाभदायक और आएंगे, ये मेरा श्योर वादा है। देखिए, 14 क्वेश्चन नंबर है कि रासायनिक गुणों के आधार पर धातु एवं अधातुओं का विभेद कीजिए। यानी इसको बांटना है, यानी भेद करना है, यानी इसमें अंतर बताना है। क्या करना है? इसमें अंतर बताना है। तो धातु का पहले देखिए कि रासायनिक गुणधर्म क्या होता है। कि धातु क्षारीय ऑक्साइड बनाता है, धातु अपचायक होता है। अपचायक धातु क्या होता है? अपचायक। और धातु जल से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है, जल से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है, जल से हाइड्रोजन विस्थापित करता है। और अधातु क्या है कि अधातु जो है वो धातु अम्लीय और उदासीन ऑक्साइड बनाती है। धातु जो है वो अधातु जो है अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाता है। और अधातु जो है वह उपचायक होता है। ये अपचायक नहीं, ये उपचायक होता है। यानी अधातु उपचायक और धातु अपचायक, यानी बिल्कुल उल्टा होता है। और अधातु जो है वह जल से हाइड्रोजन में विस्थापित नहीं करता है। मेन पॉइंट है, जो अधातु जो है वो जल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है और उसके पुराने और मलिन सोने आभूषणों में पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचाया। देखिए, एक व्यक्ति के घर एक सुनार बनकर गया और वो जो है वो पुराने और मलीने वाले सोने के आभूषण को वो पहले जैसे चमक बनाने का ढोंग रचाया। कोई संदेह किए बिना एक महिला ने उसे अपना सोने का कंगन दे दिया और वह एक विशेष विलियन में डाल देता है और कंगन नई तरह से साफ चमकने लगता है। लेकिन उनका वजन अत्यंत कम हो जाता है। और जब वह महिला बहुत दुखी होते हैं तो वह तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है कि एक जासूस की तरह क्या आप उस विलियन के प्रकृति के बारे में बताएंगे। यानी कि वो जिस विलियन में डुबाया था उस सोने के कंगन को, वो प्रकृति यानी वो कौन सा विलियन है उसके बारे में बोला। तो वो व्यक्ति ने एक्का रेजिया विलियन का प्रयोग करके सोने को गला दिया था और वजन कम हो गया। 3:1 में HCl और HNO3 होता है। यानी कि एक्का रेजिया जो एक विलियन है जिसमें कि 3:1 यानी 3 भाग HCl का और 1 भाग HNO3 का। समझ गए? अब देखिए अगला है गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात लोहे मिश्र यानी इस्पात जो है लोहे का मिश्र धातु है का नहीं होता है। कारण क्या है? कॉपर जो है ऊष्मा का अच्छा सुचालक है और यह गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। और इसके विपरीत आयरन गर्म जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है। समझ गए मेरे दोस्तों? गर्म जल के साथ आयरन यानी लोहा कर लेता है और इस्पात जो है वो लोहे का मिश्रण होता है। समझ गए? अब देखिए अतिरिक्त प्रश्न का हल, यानी पहला क्वेश्चन क्या है ये आपको ऑब्वियसली कि आ सकता है 100%। धातु क्या है? धातु जो है वो एक तत्व है और वो कैसा तत्व है कि इलेक्ट्रॉन खोकर धनात्मक आयन बनाता है। धातु जो है एक तत्व है और वह तत्व जो है कि इलेक्ट्रॉन को खोकर धन आयन बनाता है। और धातु के बाह्यतम कोश में सामान्यतः 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है। यानी 1, 2 या 3 बाह्यतम कक्षा में
1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है और धातु चमकीला होता है और ठोस भी होता है। धातु चमकीला और ठोस भी होता है और धातु ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। समझ गए मेरे दोस्तों धातु क्या होता है। और धातु ये है कि यह भी एक तत्व है और इलेक्ट्रॉन लेकर ऋणात्मक बनाता है। इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करता है और ये ऋणात्मक बनाता है। और अधातुएं परमाणु को बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7 और 8 होता है। इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, 6 और 7। और केवल हाइड्रोजन हीलियम को छोड़कर अधातु ठोस, द्रव्य और तीनों गैस में होता है। सिर्फ हाइड्रोजन हीलियम को छोड़कर अधातु जो है वो ठोस, द्रव्य और तीनों अवस्था में होता है। और सामान्य ऊष्मा तथा विद्युतीय का कुचालक, यानी ऊष्मा का कुचालक और विद्युत का ये कुचालक होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, खनिज क्या है? खनिज पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले प्राकृतिक पदार्थ है। सबसे पहले तो ये खनिज क्या है, तो खनिज जो है पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले प्राकृतिक पदार्थ है जिसमें धातु के यौगिक पाए जाते हैं। जिसमें कि धातु के यौगिक पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जैसे मैग्नीज बॉक्साइड एक्सेट्रा वगैरह वगैरह चीज़ जो है वो अंदर से निकाला जाता है। अयस्क यह एक खनिज होता है। यानी कि खनिज क्या है? खनिज पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले प्राकृतिक पदार्थ है और अयस्क जो है वह एक प्रकार का खनिज है। खनिज देखिए आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि खनिज अयस्क है या अयस्क खनिज है, तो अयस्क खनिज है, ना कि खनिज एक अयस्क है। समझ गए? देखिए अयस्क क्या है? एक प्रकार का खनिज है और जिनमें धातुओं के निष्कर्षण लाभप्रद हो, जिनमें धातु की मात्रा अधिक हो। जो धातु के निष्कर्षण में लाभप्रद होता है, निकाला जाता है तो उस समय अच्छा पदार्थ निकलता है, और जिनमें धातु की मात्रा अधिक होती है। और सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। समझ गए मेरे दोस्तों? सभी खनिज अयस्क नहीं होते। और क्या है कि वह खनिज जो सस्ते से सस्ते विधि से किसी तत्व को प्राप्त करते हैं वह तत्व अयस्क कहलाता है। एक और उदाहरण समझ गए? और गैंग क्या है कि पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्क में मिट्टी, रेत एक्सेट्रा जैसे कई अशुद्धियाँ होती है, उसी को गैंग कहते हैं। जैसे कि जब पृथ्वी से के अंदर खनिज से अयस्क में निकाला जाता है, खनिज से अयस्क निकाला जाता है और उसमें जो अशुद्ध पदार्थ बच जाता है उसी को गैंग कहते हैं। अब देखिए धात्विक और धातुकरण दोनों एक ही नाम है। क्या है? अयस्क से धातु के निष्कर्षण करने तथा धातु को प्राप्त करने की प्रक्रिया को, यानी कि अयस्क से धातु को निष्कर्षण करने तथा धातु को प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातुकरण या धात्विक कहते हैं। समझिए? निष्पात क्या है? निष्पात जो है वो कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, कार्बोनेट अयस्क जो होता है वो वायु की अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तन करता है। अयस्क को गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तन करता है तो ये निष्पातन कहलाता है। समझ गए? अब देखिए अयस्क समृद्धिकरण क्या है? अयस्क में से अवांछनीय अशुद्धियाँ को दूर करने की प्रक्रिया को अयस्क की समृद्धि, यानी इसमें जो अवांछनीय अशुद्ध होता है उसको दूर करने की, यानी उसको हटाने की प्रक्रिया को अयस्क समृद्धि कहते हैं। समझिए? अब देखिए भर्जन क्या है कि सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में, सल्फाइड अयस्क जो है उसको वायु की उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तन करना ही भर्जन कहलाता है। भर्जन समझ गए? धातु की परिष्करण क्या है? धातु की परिष्करण जो है, और धातु की परिष्करण की कितनी विधियां हैं देखिए।
धातु परिष्करण, अशुद्ध धातुओं को शुद्ध करना ही धातु का परिष्करण है। धातु का परिष्करण क्या है? अशुद्ध धातु को शुद्ध करना, अशुद्ध धातु को शुद्ध करना ही धातु का परिष्करण है। और धातु के परिष्करण 4 विधि। पहला है परिसमापन, आसवन और विद्युत का अपघटय विक्रिया और जौन परीक्षकरण। समझ गए? परिष्करण। अब देखिए अगला है कि धातु संचार क्या है? धातु संचार, धातु का संचार धातु के क्षय होने की एक धीमी प्रक्रिया है। संचारण जो है धातु का क्षय होने का सबसे धीमी प्रक्रिया है, जो कि अपने आसपास प्रकृति में वायु ऑक्साइड को नमी और प्रदूषणों की प्रक्रिया के कारण अपने ऊपर एक धातु ऑक्साइड की परत बना लेता है। धातु ऑक्साइड की परत बना लेता है, जिससे धातु धीरे धीरे क्षय होता है और धातु का संचार होने लगता है। जैसे कि देखिए, लोहे में जंग लगना और लोहे का संचारण एक उदाहरण है, जो कि जैसे कि वो हम बताए थे वायु में कौन सा तत्व? ऑक्सीजन। और नमी यानी जल, आर्द्रता और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर धातु यानी लोहे पर जंग लगाता है। यही हो गया धातु का संचारण। रबर का वाल्विनीकरण। प्राकृतिक रबर में सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया को रबर का वाल्वीकरण कहलाता है। समझ गए? गर्म करने की प्रक्रिया, सल्फर के साथ गर्म करने के, ऐसा उनके गुणों के सुधार करने के लिए किया जाता है। आघातवर्ध्यता और तन्यता का अभिप्राय क्या है? आघातवर्ध्यता जो है वो धातुओं का एक गुण है जिनमें हथौड़ों से पीटकर पतली चादर बनाई जाती है, और धातुओं के इस गुण को आघातवर्ध्यता कहते हैं। और उसके बाद देखिए कि सोना, चांदी आदि को आघातवर्ध्यता धातु है। आघातवर्ध्य इसे पीटकर या पतले चादर, पतला बहुत चीज़ बनाया जाता है। और तन्यता जो है वो एक गुण है जिसे खींचकर तार बनाया जाता है। तन्यता तार बनाया जाता है। धातु के इस गुण को तन्यता कहते हैं। समझ गए? मिश्र धातु क्या है कि किसी धातु का अन्य धातु या अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु। कोई धातु है या अन्य धातु है या कोई धातु का अधातु का समांगी मिश्रण, उसी सब को मिलाकर मिश्र धातु कहते हैं। और उन्हें पिघली अवस्था में रखकर प्राप्त किया जाता है। यानी मिश्र धातु को पिघली अवस्था में हम लोग प्राप्त करते हैं, यानी उसको ठोस अवस्था में नहीं कर सकते हैं। अब देखिए 15 नंबर है कि धातु के संचारण को रोकने की 2 विधि तो बहुत है, लेकिन 2 विधि कर रहा है। तो रोधी विधि यानी वायु तथा धातु के बीच जो है रोधी परत लगाकर धातु का संचारण रखता है। जैसे कि पेंट किया जाता है, ये रोधी विधि है। वार्निश किया जाता है, या टिन पर चढ़ाया जाता है, या कॉपर, क्रोमियम, निकेल या विद्युत लेपन किया जाता है। ये सब क्या है? रोधी विधि। और उत्सर्ग विधि में क्या होता है कि उस तत्व जिंक की परत को उस तत्व को ढक कर उस धातु के संचारण को रोकता है, यानी कि जिंक के परत को उस तत्वों पर ढक जाता है। और इसी को हम कहते हैं कि उत्सर्ग विधि। और उत्सर्ग विधि को गैल्वेनीकरण और गैल्वेनीकरण को यशद लेपन यानी जिंक का परत चढ़ाया जाएगा किसी धातु पर, और गैल्वेनीकरण भी इसी को कहेंगे। और यशद लेपन और जस्तीकरण, गैल्वेनीकरण तीनों एक है। यशद लेपन, जस्तीकरण और गैल्वेनीकरण। और इसमें क्या होता है कि जस्ता का लेप चढ़ाया जाता है। मेरे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यशद लेपन, जस्तीकरण और गैल्वेनीकरण तीनों एक है। और इस तीनों में क्या होता है कि जस्ता का लेप चढ़ाया जाता है किसी भी अधातु पर या धातु पर। अयस्क को समृद्धि करने की विधियों का वर्णन करें।
द्रव्य चलित ढलाई, यानी इस विधि में क्या होता है कि उपयोग ऑक्साइड और अयस्क समृद्ध करने के लिए किया जाता है। और गैंग कण सामान्यतः अयस्क कणों की सापेक्ष हल्के होते हैं। गैंग जो है अन्य अयस्क कणों की सापेक्ष हल्का होता है। यह प्रक्रम जो है संचालित बारीक पिसे हुए अयस्क, यानी जो अयस्क टुकड़े टुकड़े में होता है, जो जल का धारक या ढुलाई करता है, तो फलस्वरूप हल्के गैंग जो है वह जल की धारा के साथ बहने के उपरांत भारी अयस्क कण प्राप्त होता है, यानी कि वह जल धारा के द्वारा आता है और भारी कण इधर गिर जाता है।